नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज और आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहले पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, इसका अभ्यास। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। कष्ट साध्य, दुखदायी, स्टिक छड़ी। यहाँ हॉकी की स्टिक के बारे में बात की गई है। हैसियत सामर्थ्य, बेश कीमती बहुमूल्य, दबदबा प्रभाव, लड़ाकू लड़ने वाला, मायूसी निराशा, फिसड्डी पिछड़ा हुआ, जेहन दिमाग, कद्र इज्जत, एस्ट्रोट्रफ कृत्रिम घास, नामी नाम वाला प्रसिद्ध, शोहरत प्रसिद्धि, तोहफा उपहार या भेंट, बेहतर श्रेष्ठ या उत्तम जो सबसे बढ़िया है, त्वचा चमड़ी या खाल, नॉर्मल सामान्य, खास विशिष्ट या विशेष। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्लई सीधा साधा सरल हृदय का व्यक्ति है। उसने अपने अथक परिश्रम एवं धैर्य के बल पर अपार सफलता अर्जित की है, यानी कि बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वह एक आम परिवार से संबंधित था, मतलब वह एक साधारण परिवार से संबंध रखता था। उसे जीवन में ऊपर उठने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। अपनी लगन से वह एक दिन देश का श्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर लोकप्रिय हो गया। उसने अपने साक्षात्कार के दौरान बेलाग बातें बताई। वह झूठी शान आडंबर में विश्वास नहीं रखता है। आडंबर का अर्थ है दिखावे में विश्वास नहीं रखता है। इसीलिए वह आज हजारों दिलों की धड़कन भी है। प्रश्न 2, धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर, वास्तव में धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफर तय किया है। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। वह गरीब परिवार से था। उसके दोनों बड़े भाई भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं से यह शौक पिल्लई को भी लग गया, यानी कि भाई खेलते थे तो उसको भी यह खेल खेलने की इच्छा हुई। हॉकी स्टिक खरीदने के लिए उसके पास पैसे न होते थे। वह कभी आवश्यकता पड़ती अपने साथियों से हॉकी उधार लेकर काम चलाता था। भारतीय कैंप के लिए चुने जाने पर उसके बड़े भाई ने उसे अपनी पुरानी हॉकी दे दी। तब 1985 में वह मणिपुर में जूनियर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेला। देखने में दुबला पतला पिल्लई मात्र 16 वर्ष का था। 1986 में वह सीनियर टीम में चुना गया। 1988 में के ओलंपिक के लिए 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वह कुछ मायूस हुआ, लेकिन 1986 में ऑलविन एशिया कप के लिए चुने जाने पर उसकी मायूसी फुर हो गई। तब से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंततः वह सीढ़ी चढ़कर हॉकी के क्षेत्र में आसमान का तारा बन गया, यानी कि वो बहुत अधिक फेमस हो गए।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्लई साधारण आदमी था। बचपन से ही आर्थिक तंगी के चलते उसे संघर्षों से उलझना पड़ा। महत्वाकांक्षाएं जोर मारती तो धैर्य टूटना स्वाभाविक था, परंतु अपनी माँ के सुसंस्कारों, अच्छे संस्कारों के कारण पिल्लई कभी पथभ्रष्ट यानी कि रास्ते से नहीं भटके, पथभ्रष्ट न हुआ। उसने अपनी माँ की सीख पर अमल करते हुए जीवन में विनम्रतापूर्वक सब कुछ सहा। वह कभी भी कुंठित नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि वह स्वाभिमानी और मेहनती बनता चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर, ध्यानचंद एक कुशल खिलाड़ी था। उसके खेल में इतनी अधिक स्फूर्ति थी कि प्रतिद्वंदी उसे गेंद न ले पाता था। कहा जाता है कि ध्यानचंद की हॉकी से गेंद हटती ही नहीं थी, ऐसा लगता था मानो वह उससे चिपक गई है। प्राय लोगों को भ्रम होता था कि ध्यानचंद चुंबक युक्त हॉकी का प्रयोग करते हैं। इसी कारण खेल के दौरान उनकी हॉकी की कई बार परीक्षा भी ली गई, परंतु ऐसा न था। केवल अपनी अभ्यास और स्फूर्ति के बल पर वे गेंद को ऐसे ले भागते कि दूसरों को लगता कि गेंद हॉकी से चिपकी हुई है। इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट 19 आश्रम का अनुमानित व्यय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी हथौड़े वसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर, गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी उसमें स्वयंसेवी लोगों को सदस्य बनाया गया था। इस आश्रम के निर्माण रख रखाव का कार्य स्वयंसेवकों को सौंपा गया था। आश्रम के निर्माण में छेनी हथौड़े वसूले की आवश्यकता थी। स्वयंसेवक आश्रम से आवश्यकतानुसार औजार लेकर अपने काम में जुट जाते थे। इसीलिए गांधी जी ने ये औजार आश्रम के लिए खरीदे थे। प्रश्न 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो ये सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसमें गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो ये प्रश्न आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खेलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे? किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे? उत्तर, आरंभ में बाल आश्रम में 20 बच्चे होंगे। अगले वर्ष इस संख्या में 40 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 50 अतिथि दर्शक आने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए एक रसोई घर, एक आश्रम घर, पुस्तकालय, एक विश्राम घर, पुस्तकालय, कुर्सियाँ, मेजें और अलमारियाँ चाहिए। इस सब के लिए 250 वर्ग गज जगह चाहिए। इसके अलावा एक कार्यशाला के लिए 300 वर्ग गज जगह चाहिए।
इस कार्यशाला में एक साथ 40 वर्ष बच्चों को हस्तकला, शिल्प, कारीगरी सीखने की व्यवस्था पर व औजार होने चाहिए। बढ़ईगिरी के लिए निम्नलिखित सामान औजार होने चाहिए। बढ़ईगिरी यानी कि जो लकड़ी का कार्य करते हैं, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, बर्मा, रंदे, छोटी बड़ी छेनी, 4 आरियाँ, आधा किलो छोटी बड़ी कीलें। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो बिजली का कार्य करते हैं, 5 सोल्डरिंग आयरन, आधा किलो सोल्डरिंग वायर, 10 सोल्डरिंग एलिमेंट, 10 एल प्लेट, विभिन्न प्रकार की एग्जिस्टेंस, कंडेंसर्स, ट्रांजिस्टर्स, इन सब पर लगभग 15,000 रुपये खर्च होगा। रसोई व विश्राम घर के लिए आवश्यक वस्तुओं पर लगभग 5,000 रुपये खर्च होंगे। मैं प्रति व्यक्ति खाने का खर्च 30 रुपये प्रतिदिन मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि हम दिन में 40 व्यक्तियों के लिए यह खर्च पहले वर्ष निकाल सकें। वर्ष में औसतन खाने का खर्चा 14,400 रुपये होगा। प्रश्न 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध धोना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं कर पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनने का कार्य हम स्वयं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जी लाना, घर का सामान लाना, घर की टूटी फूटी चीज़ों की मरम्मत करना, बिजली ठीक करना, नल ठीक करना, ये सभी कार्य हम सब आसानी से कर सकते हैं। परंतु इनमें से नल, बिजली ठीक करना मेरे लिए असंभव है। ये सभी कुशल मिस्त्री के काम हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक करने का काम सीख कर ही रहूँगा। तो ये सब आप अपने अनुसार लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 को। सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर, इस अनुमानित बजट से आश्रम का उद्देश्य स्पष्ट है कि समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारीगरी सिखाना, दूसरे आश्रम की व्यवस्था स्वयं सेवकों को सौंपनी। इसके लिए आश्रम के लोग स्वयं हस्तशिल्प सीखकर आश्रम की व्यवस्था एवं रख रखाव को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित कार्य सीखेंगे। तो ये थे आपके दोनों पाठों के प्रश्न उत्तर। तो ये सभी आपको कॉपी में लिखने हैं और कॉपी इस वीक आपको जितना काम हो जाता है उतना कंप्लीट करके रखनी है।